है क्या है क्या है रे बैठेगा बैठेगा तुम लोग बैठेगा क्या नौटंकी बतियाता है। ज्यादा हीरोपनी मत करो। रोड पर जाकर के हीरोपनी करना, क्लासरूम में हीरोपनी करेगा मार देंगे, जिंदा गाड़ देंगे हम। क्लासरूम में नौटंकी करता है फेंक देंगे सीधा, मर जाएगा। एकदम सिस्टम में रहो तू लोग, समझ गया। ज्यादा हीरोपनी नहीं, क्लासरूम है क्लासरूम जैसे रहो। हेलो, चलिए। लड़की आने पर क्या क्या है, सिनेमा हॉल है जी? है भागो यहां से भागो, पॉलिटी खत्म हो गया। बंद करो जी क्लास। क्या है, सिनेमा हॉल है? लड़की आने पर हल्ला करेगा। जाओ, पॉलिटी खत्म हो गया, बंद करो जी क्लास, बंद करो। क्या पढ़ा रहे थे? राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पूरा नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, सिर्फ अनुच्छेद बताए थे, सिर्फ अनुच्छेद न बताए थे, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक बतलाए थे। लेकिन उसमें जो है लाइव चल रहा है ना, लाइव कटा नहीं ना, उसमें जो है सूचना दे दिया है ना क्लास का, टेलीग्राम पे देख लो। चल रहा है ना सब बैच में। लाइव चल रहा है, कटा नहीं है। ऑनलाइन वाले लोग, कुछ मैसेज कर रहा था, ऑनलाइन कट गया। चल रहा है ना, चल रहा है। एक बार फिर से मैसेज डलवा दीजिए, मैसेज फिर से डलवा दीजिए। एक बार फिर से मैसेज डलवा दीजिए। चल रहा है। चलिए, एकदम इस बात को सीरियसली लेना है। क्लास होते होते, मेरे क्लास खत्म होने से पहले हर लड़का चिन्हित हो जाना चाहिए जो जो आज हल्ला किया है। ठीक है, बोल दो दीपेन को फोन करके। चलिए, क्लास लाइव है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 जो है हम आपको बतलाए थे। उसमें अनुच्छेद 55 में हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये बतलाए थे कि अनुच्छेद 55 में है क्या। तो अनुच्छेद 55 हमें राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका या रीति के विषय में बतलाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका या रीति के विषय में बतलाता है। जो राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका या रीति है वह है
अनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो यहां पर हमें यह समझना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। यह बात हम आपको बोले थे कि आप जो है YouTube चैनल पर जाकर के सर्च कीजिएगा अनुच्छेद 54N55 डिस्कस बाय रोशन आनंद, तो आपको आ जाएगा YouTube चैनल पर। देखे थे आप लोग? कितने ऐसे लोग हैं जो देखे थे? सच में मां कसम है, मां कसम है, अगर देखे थे तब हाथ खड़ा कीजिए। देखिए देखिए, और सब लोग काहे नहीं देखे और सब लोग क्यों नहीं देखे? क्या है क्या? आप हमको ये बात बतलाइए, क्या है? जो बात कहेंगे करने के लिए वो करेगा नहीं, हल्ला खूब करेगा। ठीक है, जो देखे हैं हमको लगता है उनको अनुच्छेद 55 बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो नहीं देखे हैं उनको बता भी देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन हम आपको यह भी बात बोले थे कि अनुच्छेद 55 हम आपको बताएंगे, तो इसलिए जो बात हम आपको बोले हैं हम अपना फर्ज तो अदा करेंगे ही। तो अनुच्छेद 55 हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा के लिहाज से, आपके बिहार दरोगा परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जानना, लेकिन फिर भी हमारा जो तरीका है, हम किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है। चाहे फाउंडेशन में पढ़िए, टारगेट में पढ़िए, किसी भी बैच में आप हमसे पढ़िए। तो यहां पर अनुच्छेद 55 को जो है फिर से हम डिस्कस करेंगे। और जान लीजिए सब लोग, तीनों बैच में पॉलिटी आज से कंटिन्यू इसी प्रकार से होगा, इसी टाइम में होगा, 5:30 से 8 में जो है, 5:30 से 7:30, 8:30, जब तक आपका दिमाग लोड ले पाएगा तब तक हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। और तीनों बैच को संयुक्त रूप से पढ़ा रहे हैं, शुरू से ही हमको लगता है पॉलिटी तीनों बैच को संयुक्त रूप से ही पढ़ा रहे हैं। तो आगे भी संयुक्त रूप से हम आपको पढ़ाते रहेंगे और पढ़ा करके हम आपको खत्म कर देंगे। मेन सबसे ज्यादा भास्ट है यही भारतीय संविधान का भाग 5 जो आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद तो छोटा छोटा चैप्टर है, तो इसके बाद तो फटाफट खत्म होगा। इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा और इस चैप्टर में कंसेप्ट भी है, हर चीज है। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 55 को विस्तार पूर्वक देखने से पहले एक बार आप रिकॉल कर लीजिए 52 से 62 तक। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका। अनुच्छेद 56 में क्या? राष्ट्रपति के कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में क्या? पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में क्या? योग्यता। 59 में पद की शर्त। 60 में शपथ ग्रहण। 61 में महाभियोग। 62 में पद रिक्त। राष्ट्रपति के पद रिक्त। क्लियर है ये बात? अब आइए अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 को हम आपको समझा रहे हैं। अनुच्छेद 55 को हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिए, अनुच्छेद 55 में यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। क्या है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व? क्या है ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली? इसको जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि
कि भारत में चुनाव कितने प्रकार से होते हैं, या निर्वाचन भारत में कितने प्रकार से होते हैं। भारत में चुनाव या निर्वाचन की अगर हम बात करें, भारत में चुनाव या निर्वाचन की अगर हम बात करें तो भारत में चुनाव या निर्वाचन दो प्रकार से होते हैं। एक है इसमें फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, एक है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, और दूसरा है आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दूसरा है आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को समझते हैं। क्या है ये फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम? देखिए, वैसी चुनाव प्रणाली या वैसी चुनाव पद्धति जिसके तहत सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है, उसे ही फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया के चुनाव में आप देखेंगे जितने भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं 10, 15, 20, 25, 30, उसमें यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा मत किस उम्मीदवार को मिला है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिला हुआ होता है उस उम्मीदवार को ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। फिर आप विधानसभा के चुनाव में देखेंगे, जितने भी एक विधानसभा सीट पर उम्मीदवार होते हैं, उन उम्मीदवारों में यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा मत किस उम्मीदवार को मिला है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। फिर आपको लोकसभा के चुनाव में भी यह देखा जाता है, जितने उम्मीदवार खड़ा हैं उन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा मत किसे मिला है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। मतलब वैसी चुनाव प्रणाली जिसके अंतर्गत सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है, उस चुनाव प्रणाली को ही फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इस चुनाव प्रणाली के तहत जो है भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, भारत में विधानसभा का चुनाव होता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव होता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव होता है। इसके बाद दूसरा है आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बात को समझिए और फिर इस पद्धति के तहत भारत में कौन कौन से चुनाव होते हैं उसको भी जानना है। वैसी चुनाव प्रणाली
जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो उम्मीदवार कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करता है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा। वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो उम्मीदवार कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करता है, इसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वाला चुनाव प्रणाली कहा जाता है। इसके तहत भारत में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव होते हैं। ये चारों चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और फिर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। ये चारों चुनाव भारत में इसी पद्धति के तहत होता है। और यहां पर फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बात को याद रखना कि भारत में लोकसभा विधानसभा के चुनाव किस पद्धति के तहत होते हैं और भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव किस पद्धति के तहत होते हैं, इस बात को याद रखना ज्यादा आवश्यक है। अब यहां पर हम लोग समझेंगे थोड़ा विस्तार पूर्वक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इस बात को हम लोग समझेंगे। इस बात को समझने से पहले एक बात आप जानते हैं, क्योंकि हमने आपको बतलाया है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए, यानी निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए। और देश में वर्तमान में लगभग इलेक्टेड एमपी और एमएलए की संख्या 5000 के आसपास, 5000 के आसपास है, 5000 के आसपास है। एमपी और एमएलए, इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए की संख्या लगभग 5000 के आसपास है। तो वही लगभग 5000 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन आप सुनेंगे, आप जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जीत और हार होता है वह लाखों में होता है, लाखों में होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सिर्फ लगभग 5000 लोग, लेकिन चुनाव में जीत और हार लाखों में कैसे होता है और लाखों में क्यों होता है, लाखों में कैसे होता है और लाखों में क्यों होता है, कैसे और क्यों दोनों बात को समझेंगे, कैसे और क्यों दोनों बात को समझेंगे हम लोग। देखिए देखिए, जो आपको राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड एमपी और एमएलए भाग लेता है,
उसके मत का मूल्य एक नहीं होता है। जैसे आम जनता मुखिया के चुनाव में भाग ले, विधायक के चुनाव में भाग ले, एमपी के चुनाव में भाग ले, उसके मत का मूल्य एक ही होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो इलेक्टेड एमपी और एमएलए हैं, उनके मत का मूल्य एक नहीं होता है, उनके मत का मूल्य एक से अधिक होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो इलेक्टेड एमपी और एमएलए होता है वह सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जो एमएलए जितना अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उस एमएलए के मत का मूल्य उतना अधिक होता है। जिस राज्य के एमएलए जितना अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उस राज्य के एमएलए के मत का मूल्य उतना अधिक होता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य के एक एमएलए ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसी वजह से उत्तर प्रदेश राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य अधिक होता है। वही सबसे कम सिक्किम राज्य के एमएलए कम जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसी वजह से सिक्किम राज्य के एक एमएलए का मत का मूल्य सबसे कम होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य होता है 208 संभवतः, और सिक्किम राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य होता है 6 होता है, 6 5 के बाद जो 6 होता है। तो प्रत्येक राज्य के एमएलए के मत का मूल्य एक समान नहीं होता है। भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य के एमएलए के मत का मूल्य एक समान नहीं होता है, बल्कि 28 राज्य के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। किसी राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य 208, किसी राज्य का 176, किसी का 175, 174। बिहार का 175 या 176 है, 176। बिहार राज्य के एक एमएलए का मत का मूल्य 176 होता है। और ये जो एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, और उसका फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है क्योंकि आज के डेट में जितना डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले हम बोलते थे, पहले जब 1717 वाले को पढ़ाए, 2446 वाले को पढ़ाए, 2213 वाले को पढ़ाए, तो उसको बोलते थे नहीं याद रखना है। लेकिन आप लोग 1275 वाले हैं, आपको हम बोल रहे हैं आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ सकता है। आप अब क्वेश्चन डेप्थ में जा रहा है तो पूछ सकता है। एमएलए के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला, एमपी के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि यूपीएससी जैसे परीक्षा इस प्रश्न को पूछ दिया है। और यूपीएससी में जो प्रश्न पूछ दिया जाता है, स्टेट पीसीएस तथा अन्य स्टेट में होने वाले अन्य परीक्षा में प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी पूछ दिया है। एक तो पहली बात थोड़ा डेप्थ में जा रहा है आज के डेट में एग्जाम, और दूसरी बात यूपीएससी जैसे परीक्षा इस प्रश्न को पूछ दिया है, इसलिए इसके पूछने की संभावना है। तो देश के भीतर जो 28 राज्य है, 28 राज्य के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, हर राज्य का एमएलए अलग अलग मात्रा में जनता का प्रतिनिधित्व करता है। किसी राज्य का एमएलए 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, किसी राज्य का एक एमएलए 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, किसी राज्य का एक एमएलए 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, किसी राज्य का एक एमएलए 2 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
जिस राज्य का एमएलए जितना अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उस राज्य के एमएलए के मत का मूल्य उतना अधिक होता है। तो यह बात दिमाग में जा रहा है कि सभी राज्य के एमएलए के मत का मूल्य एक समान नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है, बल्कि अलग अलग होता है। और देखिए, किसी भी राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, और उस फॉर्मूला पर अपना राज्य से संबंधित वैल्यू रख करके जोड़ घटाव गुना भाग करके आप किसी भी राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य निकाल सकते हैं। और वर्तमान समय तक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो एमएलए है, उनके मत का मूल्य 1971 के जनगणना के आधार पर ही निकाला जा रहा है। 1971 में जो जनगणना हुआ था, उसी आधार पर एमपी और एमएलए के मत का मूल्य अभी भी निकाला जाता है, अभी भी निकाला जाता है 1971 के जनगणना के आधार पर ही। यह भी बात आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला बता देते हैं, उस फॉर्मूला पर रख करके आप किसी भी राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य आप निकाल सकते हैं। एक एमएलए या विधायक या एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, एमएलए के है, विधायक के है, या एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के, बात बराबर है। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागा 1000। भागा कीजिएगा तो ऐसे ही है 1/, ठीक है, उसको बदलिएगा तो 1/1000 आ जाएगा। यह फॉर्मूला है एक विधायक या एक एमएलए। नोट में लिखा हुआ है, जानते हैं पॉलिटी के नोट में हर बात लिखा हुआ है। इस बार का जो नोट है, अब हमको लगता है कि कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन आपको अपने लेवल को एक्सटेंड और स्टैंडर्ड बनाते रहना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत है और भारी दिक्कत है। बहुत टीचर में क्या है, वो जो 2008 में पढ़ाता था 2023 में भी वही पढ़ा रहा है। इसी कारण पटना में अधिकतर संस्थान से रिजल्ट बहुत कम हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है। बताइए ना, 64 वाला में क्या को बोला कि हमारे संस्थान से रिजल्ट हुआ है, बताइए ना। हम तो आपको एगो लड़का एगो लड़की से मिला भी दिए हैं। एक है वो जॉब कर रहा है रेलवे में, वो आएगा ज्वाइनिंग में, तब हम उससे मिलाएंगे, समझ गए। लड़का, दूगो लड़का बोले थे ना, एक लड़का अभी रेलवे में जॉब करता है, मैसेज किया था, ध्यान में नहीं, हमको लगता है रेलवे में ही जॉब करता है, समझ गए। अंदाज तीसरे बैच का है, वो बोला था, मैसेज किया था, अब ध्यान में उतना ना है, तीसरा बैच का बच्चा है वो, 3rd बैच, 5:30 से 7, रेलवे में जॉब करता है, पढ़ता है, डेली टेस्ट भी देता था। 2 लड़का बोले थे ना, तो एक लड़का से तो मिला ही दिए हैं, उसका तो यूट्यूब पे भी वीडियो है, और एक दूसरा लड़का रेलवे में जॉब करता है, उसका भी हुआ है 64 वाला में, उससे भी वो आएगा ज्वाइनिंग में तो मिलवाएंगे हम आपको, समझ गए। हम लोगों में क्या हमेशा अपडेट करते रहते हैं। आप देखिए ना, संस्थान में पॉलिटी का 3 गो 4 गो 5 गो नोट होगा, इतिहास का 3 गो 4 गो 5 गो नोट होगा, ज्योग्राफी का 3 गो 4 गो 5 गो नोट होगा,
समझ गए? तो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, तो फिर भारी दिक्कत है। विद्यार्थी को तो आप ठक लेंगे, और हमारा भी बहुत सारा विद्यार्थी है, लड़का लड़की बहुत सारा। देखिए, एक बार आप हमारे यहां पढ़ लिए ना, तो आपका भूगोल, इतिहास, ज्योग्राफी हमको सब पता रहता है। हमारे यहाँ बहुत सारा विद्यार्थी है जो यहां पर भी पढ़ रहा है, 999 रुपया में भी बैच लेके पढ़ रहा है, 499 में भी बैच लेके पढ़ रहा है। उस सबका जो इस प्रकार का हम लिख करके देते, उसका कुछ नहीं हो सकता है। क्यों कुछ नहीं होगा? वो विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहेगा कि 2100 वाला देखे कि 999 वाला देखे कि 499 वाला देखे कि 249 वाला देखे, और इसमें होगा क्या? नहीं वो 249 वाला देख पाएगा, नहीं 499 वाला, नहीं 999 वाला, नहीं 2100 वाला। उसमें वो कहीं देखिए नहीं पाएगा पूरा। तो सबसे बड़ा चीज डिस्ट्रक्शन होता है। विद्यार्थी की असफलता का सबसे बड़ा कारण डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन। सीमित संसाधन होना चाहिए, सीमित संसाधन, सीमित बुक होना चाहिए। टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट होता तो रिजल्ट में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नाम नहीं रहता। टीचर के पढ़ाने, टीचर के सही गाइडेंस, टीचर का विद्यार्थी पर मेहनत, होमवर्क पूछना, टेस्ट लेना, ये सब चीज ये कंपोनेंट है। समझ गए? ये सब करने से रिजल्ट होता है। रिजल्ट सिर्फ पढ़ा देने मात्र से नहीं होता है। हम ऐसे पागल हैं क्या? हम छुट्टी में भी दिन रात एक करके पागल की तरह टेस्ट करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, हर चीज करवा रहे हैं, होमवर्क करवा रहे हैं। रिजल्ट क्या है? दाल भात चोखा है। और ये सब चीज रिजल्ट में सहायक होता है। अरे आप स्वयं पढ़ रहे हैं, आपको तो अंतर पता चल ही गया होगा। जो 249, 499, 999 और 2100 वाले तो हम ही हैं। इस बार आगे जो 2024 में वैकेंसी आ रहा है, उसके लिए अब ये बोल रहे हैं 10,000 रुपया फी रखने जा रहे हैं। 10,000 रुपया, समझ गए? और देगा बच्चा, ठीक है, देगा, क्योंकि उतना देते हैं। जो देगा पाएगा। समझ गए? तो इस चीज से बचिए महाराज, ठीक है? अगर जींस 10,000 का है, कंफर्टेबल होगा। अगर जींस 499 का है तो कंफर्टेबल नहीं होगा। सीधा सा बात है। समझ गए? एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक के बार। समझे? 10,000 फी रखेंगे, हुमच के पढ़ाएंगे, हुमच के मेहनत करेंगे, 4 गो बैच के जगह 2 गो बनेगा, 2 गो बनाएंगे, लेकिन सब सीट हम ही खा जाएंगे। समझ गए? तो बैच कैसे नहीं बनेगा? क्या बात करते हैं आप? समझ गए? बहुत विद्यार्थियों को लग रहा है 10,000 करेगा तो कौन आएगा? पढ़ने वाला आएगा। काहे टेंशन लेते हैं आप ही आइएगा। आप ही में से बहुत आएगा। आप ही लोग जो सफल होइएगा अपने भेजिएगा। विद्यार्थी आता कहां से है? जो सफल हुआ है वो भेजा है। ठीक है, चलिए। तो ई चक्कर में कभी मत रहिएगा। 4 गो गर्लफ्रेंड रहेगी, किसी से आप सही से प्यार नहीं कर पाइएगा। कोई 100% नहीं हो पाएगी अपनी। एगो रहेगी 100% अपनी हो जाएगी। समझ गए? तो इस चक्कर में कभी मत रहिएगा। समझे? अब आइए समझिए यहां पे। तो नोट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ अपडेट करना होगा तो हम आपको स्वयं लिखा देंगे। समझ गए? अपडेटेड नोट है 100%, लेकिन फिर भी अगर होगा तो हम कर देंगे। इसको याद रखिएगा आप। अब आप स्वयं सोचिए, क्या हर राज्य की जनसंख्या एक समान है? नहीं।
ऊपर में, रुकिए रुकिए ना, अरे समझिए ना, हल्ला मत कीजिए भाई, आप लोग हल्ले बहुत करते हैं महाराज, ठीक है। एक विधायक के, हल्ला मत कीजिएगा, इस टॉपिक को समझना, कुछ मत बोलिए, आप कुछ नहीं बोलिए, फिर इसके बाद आप बोलिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ मत बोलिए आप, जब तक ये टॉपिक समझा नहीं देते हैं, कुछ नहीं, अगर आता भी है तो मुंह बंद रखिए आप। मान लिया जाए कि बिहार राज्य के एक विधायक का मत का मूल्य निकालना है, तो बिहार की जनसंख्या ऊपर में रखेंगे, बिहार में विधानसभा सीट की संख्या रखेंगे 243 और 1000 से भागा देंगे, जो भी डाटा आए। फिर उत्तर प्रदेश राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट 1000 से भागा देंगे। आप स्वयं सोचिए, स्वयं आप सोचिए, आप भी मानव है, बुद्धिजीवी हैं, आप स्वयं सोचिए कि यहां पर अलग अलग राज्य के संदर्भ में डाटा अलग अलग आएगा या नहीं आएगा। जब डाटा अलग अलग आएगा तो क्या सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य एक समान हो सकता है? हो सकता है? नहीं ना, कभी नहीं हो सकता है। तो यह बात दिमाग में गया कि सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य एक समान नहीं होगा, बल्कि अलग अलग होगा। और सबसे ज्यादा मत का मूल्य उत्तर प्रदेश राज्य के एक विधायक का होता है और सबसे कम सिक्किम। यह बात भी आप याद रखिएगा। इसके बाद विधायक के बाद संसद सदस्य, संसद सदस्य अर्थात एमपी। एमपी अर्थात लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उसी को एमपी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य को एमपी कहा जाता है। अगर आप एमपी की बात करेंगे ना, एमपी की बात करेंगे, लोकसभा के सदस्य को भी एमपी, राज्यसभा के सदस्य को भी एमपी। लोकसभा का एमपी हो या राज्यसभा का एमपी हो, दोनों का मत का मूल्य एक समान होता है। लोकसभा के एमपी के भी एक मत का मूल्य 708 और राज्यसभा के भी एक एमपी के मत का मूल्य 708। अगर मोदी जी जो कि लोकसभा के सदस्य वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो उनके भी मत का मूल्य 708 ही होगा। मनोज झा जो कि राजद से राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो उनके भी मत का मूल्य 708 ही होगा, 708 ही होगा। तो एमपी के मत का मूल्य एक समान होता है, लोकसभा का एमपी हो या राज्यसभा का एमपी हो। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को एमपी कहते हैं और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों अर्थात एमपी के मत का मूल्य एक समान होता है। अब एक एमपी के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो एक एमपी के मत का मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है वह है सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों का कुल योग। सभी राज्यों के विधायकों के या एमएलए के या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों का कुल योग अपॉन बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या, निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या। समझिएगा इसको थोड़ा सा। सभी राज्य मतलब 2800 राज्य के विधायक, 2800 राज्य में जितने भी विधायक हैं, 2800 राज्य में जितने भी विधायक हैं, 4200 प्लस विधायक है 2800 राज्य मिलाकर के।
4200 प्लस विधायक के मत मूल्यों का कुल योग, कुल योग मतलब सबसे पहले बिहार राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकालिए। जैसे एक विधायक के मत का मूल्य प्राप्त हो गया, गुना 243 कर दीजिए, पूरे बिहार राज्य के विधायकों का मत का मूल्य प्राप्त हो गया, प्लस फिर उत्तर प्रदेश राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकालिए और गुना 403 कर दीजिए, तो उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विधायकों के मत का मूल्य निकल जाएगा। तो बिहार में उत्तर प्रदेश को जोड़िए, झारखंड को जोड़िए, पश्चिम बंगाल को जोड़िए, 2800 राज्य के विधायकों के मत का मूल्य आप निकाल लीजिए। और जब 2800 राज्य के विधायकों के मत का मूल्य आप निकाल लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5,49,000 समथिंग, 5,49,000 समथिंग आपको प्राप्त होगा। उसमें भाग देंगे आप निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या। लोकसभा में 543 को निर्वाचित सदस्य है और राज्यसभा में है 233, दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 776। तो अगर आप यहां पर आंकड़ा रखेंगे तो 5,49,000 अपॉन 776 अगर आप काटेंगे तो आपको 708 के आसपास आ जाएगा, 708 के आसपास आ जाएगा। अर्थात एक एमपी के मत का मूल्य आपको 708 है। और लोकसभा के एमपी हो या राज्यसभा के एमपी हो, सभी के मत का मूल्य एक समान ही होता है। तो यहां पर ब्रीफ हम आपको करना चाहते हैं, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य एक समान नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है। वही देश के भीतर जितने भी निर्वाचित एमपी हैं उन सभी के मत का मूल्य एक समान होता है। लोकसभा का एमपी हो या राज्यसभा का एमपी हो, लोकसभा के एमपी का भी मत का मूल्य 708 होता है और राज्यसभा के एमपी का भी मत का मूल्य 708 ही होता है। यह बात समझ में आया? और यूपीएससी यहां से 3 से 4 बार प्रश्न पूछा है। कहा जाता है यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, लेकिन यूपीएससी यहां से 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा नयापन हर बार दिया है, थोड़ा नयापन हर बार दिया है। लेकिन आपके बिहार दरोगा की अगर हम बात करें तो आप अपने बिहार दरोगा परीक्षा के लिए सिर्फ इतना बात याद रख लीजिएगा कि सभी राज्यों के एमएलए के मत का मूल्य एक समान नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है, और सभी एमपी के मत का मूल्य एक समान होता है। यह बात समझ में आया जी? चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूला एमपी और एमएलए दोनों फॉर्मूला आपको नोट में है, इसलिए आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अभी भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर हम लोग नहीं आए हैं। अभी तो सिर्फ हम आपको यह बतलाए हैं कि एमपी और एमएलए के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, और यह बात आपके दिमाग में चले जाना चाहिए कि भले ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं 5,000 के आसपास सदस्य, लेकिन चुनाव में जीत और हार जो होता है वह लाखों में होता है। लाखों में इसलिए होता है क्योंकि एमपी और एमएलए के मत का मूल्य एक नहीं होता है, बल्कि एमपी और एमएलए के मत का मूल्य एक से अधिक होता है। जो जितना ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसके मत का मूल्य उतना अधिक होता है। सामान्य तौर पर, इन जनरली, सामान्य तौर पर एक एमएलए, एक विधायक लगभग 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और एक एमपी लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोई जरूरी नहीं है, यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इन जनरली सामान्यतः एक एमएलए लगभग 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और एक एमपी लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए एमएलए के तुलना में एमपी के मत का मूल्य अधिक होता है। एमएलए के तुलना में एमपी के मत का मूल्य अधिक होता है क्योंकि एमपी अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और एमएलए कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह बात हो गई। अब
आइए यहां पर समझिएगा। अब आप इतना अगर समझ गए हैं तो अब यहां पर सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। सबसे पहले ऊपर वाले टर्म को समझिए, फिर एकल संक्रमणीय को समझिएगा। गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़, 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है। देश में जो इलेक्टेड 776 एमपी है, यह 140 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। देश में जो 776 एमपी है वह 140 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है, तथा देश में जो 4200 प्लस एमएलए है, यह भी 140 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा तो नहीं है कि 776 गो एमपी 70 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और 4200 प्लस एमएलए 70 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्या ऐसा है? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। बल्कि 776 एमपी भी 140 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है और 4200 प्लस एमएलए भी 140 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें तो बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है, 12-13 करोड़ के आसपास बिहार की आबादी है। जो भी है, एग्जैक्ट डाटा तो अभी नया आया नहीं है। पहले तो 2011 के अनुसार 10 करोड़ है, लगता है 10 करोड़ है, 10 करोड़ समथिंग है, समझ गए। तो एग्जैक्ट डाटा आया नहीं है नया, इसी वजह से आप मान करके चलिए, ठीक है, लास्ट टाइम के डाटा 10 करोड़ के अनुसार ही चलिए। बिहार की आबादी 10 करोड़। बिहार में 243 गो विधायक है और बिहार में 56 गो एमपी है, 40 गो लोकसभा, 16 गो राज्यसभा, 40 प्लस 16 56 गो एमपी है बिहार में और 243 गो विधायक है। तो बिहार में जो 243 विधायक है वह बिहार के 10 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है और बिहार में जो 56 एमपी है वह भी बिहार के 10 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। यही सत्य है, यही सर्वसत्य है। तो आप हमको यह बात बतलाइए कि जब 776 एमपी 140 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है और 4200 प्लस एमएलए 140 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है, तो दोनों के मत मूल्य एक समान होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। दोनों के मत मूल्यों का योग एक समान होनी चाहिए और एक समान इसलिए होनी चाहिए क्योंकि दोनों बराबर जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। दोनों बराबर जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। 776 एमपी भी 140 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है, 4200 प्लस एमएलए भी 140 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए दोनों के मत मूल्यों का जो कुल योग होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए और दोनों के मत मूल्यों का कुल योग एक समान ही होता है भी। अगर आप बात करेंगे 776 एमपी के मत मूल्यों का कुल योग
तो 776 एमपी के मत मूल्यों का कुल योग 5,49,000 समथिंग आपको प्राप्त होगा। और अगर आप बात करेंगे 4200 प्लस एमएलए के मत मूल्यों का कुल योग, तो वो भी आपको निकलेगा 5,49,000 समथिंग, 5,49,000 समथिंग, 5,49,000 समथिंग। तो दोनों का लगभग समान है, क्योंकि समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपको लगभग 11 लाख के आसपास। भले ही मात्र 5,000 के आसपास सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हो, लेकिन उनके मत मूल्यों का योग होता है लगभग 11 लाख। कितना होता है? 11 लाख। तो जीत और हार लाखों में क्यों होता है? कुछ दिमाग में जा रहा है? हां या ना? तो अब आप समझिएगा, ये सब बात अगर आप समझे हैं तब अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो आप समझ जाइएगा। ये सब नहीं समझे हैं तो नहीं समझिएगा। हम आपको पहले भी बोले थे, YouTube पे वीडियो देख लीजिएगा। जो देख करके आए होंगे उनके दिमाग में सट सट घुस रहा होगा, और जो देख करके नहीं आए हैं ऐसे भी वो नालायक निकम्मा है, ऐसे भी उनसे कुछ होने उन्हें जा रहा नहीं है। वो अपने आप को भी ठक रहा है, अपने गार्जियन को भी ठक रहा है, हमको भी ठक रहा है, सबको ठक रहा है। वो अपने भविष्य को भी ठक रहा है, वो अपने वर्तमान भविष्य भूत सबको ठक रहा है। वो तो जो देश के भीतर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले एमपी और एमएलए हैं, उन सभी के मत मूल्यों का जो कुल योग एक समान होता है। 4200 प्लस एमपी के मत मूल्य का कुल योग 5,49,000 प्लस 4200 प्लस एमएलए के मत मूल्यों का कुल योग 5,49,000 प्लस और 776 एमपी के मत मूल्यों का कुल योग 5,49,000 समथिंग प्लस। दोनों बराबर होता है। ये जो दोनों बराबर होता है, और बराबर होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों एक समान जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है, इसी को कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, या समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। इसी को कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब दोनों के मत मूल्यों का कुल योग, दोनों मतलब एमपी और एमएलए, टोटल इलेक्टेड एमपी और टोटल इलेक्टेड एमएलए के मत मूल्यों का कुल योग जो होता है एक समान होता है। उसी को कहा जाता है समानुपातिक या अनुपातिक। दिमाग में घुसा कुछ? इसके बाद दूसरा टर्म है इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का अंग्रेजी होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या है यह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम? इसको हम लोग समझते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली क्या है? ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है ये? इसको समझिएगा। देखिए, मुखिया के चुनाव में कभी मत डाले हैं? डाले हैं? मुखिया के चुनाव में जब आप मत डालते हैं तो जितने भी उम्मीदवार होते हैं उसमें से आपको जिसको भी देना होता है सिर्फ उसके सामने ठप्पा मारना होता है या बटन दबाना होता है। अगर आप एक से अधिक उम्मीदवार के सामने बटन दबा दिए या ठप्पा मारे, आपका मत बर्बाद हो गया, कोई मतलब नहीं रह गया आपके मत का। विधायक के चुनाव में भी यही होता है। विधायक के चुनाव में आप मत डालिए,
अगर आप एक के बार में 5 गो उम्मीदवार पर बटन टिपिएगा तो मत किसी को नहीं गया, आपका मत खत्म। एमपी के चुनाव में भी यही होता है कि आपको जिसे देना है सिर्फ उसके सामने जाकर के बटन टिप दीजिए, उनको मत मिल जाएगा। तो एमपी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में जब हम या कोई भी मतदान करने जाते हैं तो सिर्फ एक उम्मीदवार को मतदान करते हैं, तभी हमारा मत मान्य होता है। अगर हम एक से अधिक उम्मीदवार के सामने बटन टीपते हैं तो हमारे मत का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, हमारा मत बर्बाद हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कैसा होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कैसा होता है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान करने वाला मतदाता होता है, उन्हें अपना पसंद व्यक्त करना होता है कि हम 1 नंबर पर किसको रख रहे हैं, 2 नंबर पर किसको रख रहे हैं, 3 नंबर पर किसको रख रहे हैं, 4 नंबर पर किसको रख रहे हैं, 5 नंबर पर किसको रख रहे हैं। जैसे इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने 5 मिठाई रखा हुआ है, तो आप देखिएगा उसमें सबसे सुंदर कौन है, आप उसको खाइएगा। लेकिन मान लिया जाए कि वो मिठाई आपको किसी कारणवश नहीं मिला, तो 4 में देखिएगा कि 4 में सुंदर कौन है, उसको खाइएगा। मान लिया जाए वो भी आपको नहीं मिला, तो आप ये देखिएगा कि 3 में सुंदर कौन है, उसको खाइएगा। या वो भी नहीं मिला तो 2 में देखिएगा सुंदर कौन है, उसको खाइएगा। या वो भी नहीं मिला तो जो अंतिम में है वही खाएंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है आप समझिएगा। मान लिया जाए राष्ट्रपति के चुनाव में 5 उम्मीदवार खड़ा हुए हैं, A, B, C, D, E, 5 उम्मीदवार खड़ा हुए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 5 उम्मीदवार खड़ा हुआ है और अगर कोई मत डाल रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो 5 उम्मीदवार में उसे अपना पसंद व्यक्त करना होगा कि हम 1 नंबर पर किसको बनाना चाहते हैं, 2 नंबर पर किसको बनाना चाहते हैं, 3 नंबर पर किसको बनाना चाहते हैं, 4 नंबर पर किसको बनाना चाहते हैं। मतदाता एक ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में एक ही मतदाता जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उन सभी को अपना मत डालते हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, हाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। मान लिया जाए तेजस्वी यादव को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करना है, तो वो बैलेट पेपर लेंगे और उसमें वो अपना पसंद व्यक्त करेंगे कि हम 1 नंबर पर इसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, अगर ये नहीं बने तो हम 2 नंबर पर इसको बनाना चाहते हैं, अगर ये दोनों भी नहीं बने तो हम 3 नंबर पर इसको बनाना चाहते हैं, अगर ये तीनों नहीं बने तो 4 नंबर पर हम इसको बनाना चाहते हैं, अगर ये चारों नहीं बने तो 5 नंबर पर हम इसको बनाना चाहते हैं। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने वाले मतदाता को चुनाव में भाग लेने वाले समस्त उम्मीदवारों
को मतदान करना होता है, उसमें अपना पसंद व्यक्त करना होता है। मान लिया जब मोदी जी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए तो उन्हें भी पांचों को मत डालना होगा। यह जरूरी नहीं है कि मोदी जी के पार्टी से द्रौपदी मुर्मू खड़ा हुई है तो सिर्फ मोदी जी द्रौपदी मुर्मू को ही देंगे, नहीं, यशवंत सिन्हा को भी उन्हें देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। और अगर मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं तो मोदी जी का मत का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वह मत अनवैलिड हो जाएगा, वह मत अनवैलिड हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को मत डालता है, उसमें अपना पसंद व्यक्त करता है। 1 नंबर पे इसको, 2 नंबर पे इसको, 3 नंबर पे इसको, 4 नंबर पे इसको, 5 नंबर पर इसको। ये बात दिमाग में जा रहा है? चल गया दिमाग में। चलिए अब समझिएगा आप, अब आगे आप समझिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, अधिसूचना इलेक्शन कमीशन जारी करता है। फिर चुनाव प्रचार होता है, फिर मतदान होता है, मतदान के बाद मतगणना होता है, और मतगणना के बाद रिजल्ट आता है। जो निर्वाचित होते हैं वो राष्ट्रपति पद का शपथ लेते हैं, अपना काम करना शुरू करते हैं। और आपको हमने आज ही बतलाया है, राष्ट्रपति के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और साथ ही साथ हमने आपको यह बतलाया है कि वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें उम्मीदवार को कुल पड़े वैध मतों का 50% से अधिक जब प्राप्त होता है तभी वह उम्मीदवार विजेता घोषित होता है। इसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? तो एक बात बताइए कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में उस व्यक्ति को विजेता घोषित किया जा सकता है जिसे कुल पड़े वैध मतों का 50% से अधिक प्राप्त हुआ है? अगर कुल पड़े वैध मतों का 50% से कम प्राप्त होता है तो क्या विजेता घोषित होगा? नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। अब देखिए, अब आगे समझिएगा। यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के बाद मतगणना होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के बाद क्या होती है? मतगणना। हर चुनाव में ही मतदान के बाद मतगणना होती है। जब मतगणना होता है, जब मतगणना होता है, जब मत काउंट होना प्रारंभ होता है तो उसमें पहले वरीयता के मत को गिना जाता है। पहले वरीयता के मत को गिना जाता है। और भी थोड़ा स्पष्ट होगा, थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। चलिए समझिएगा। मान लिया जाए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, 5 उम्मीदवार है, 5 उम्मीदवार है, मतों की कुल संख्या 100 है। 100 है। कितना है? 100। मतों की कुल संख्या है 100। 100 मतों की कुल संख्या है। और ध्यान रखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अगर मतों की कुल संख्या 100 है तो उसका 50% प्लस, 50% प्लस, यानी कम से कम कितना चाहिए? 51। कितना चाहिए? 51। 51 मत चाहिए। यहां पर मत वैल्यू सबको हम भूल रहे हैं, समझाने के लिए सिर्फ 100 एग्जाम्पल लिए हैं,
समझाने के लिए सिर्फ एग्जांपल लिया। और ध्यान में रखिएगा, लगभग राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का कुल योग 11 लाख है, तो 11 लाख का 50% प्लस 1 कीजिएगा तो 5.5 लाख प्लस 1 होना चाहिए कुल मतों का योग विजेता घोषित होने के लिए, विजेता घोषित होने के लिए। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको 100 लेकर के समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाए, और हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम 100 लिए। मान लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल 100 मत पड़ने हैं, तो कोई व्यक्ति तब राष्ट्रपति निर्वाचित होगा जब कुल पड़े वैध मतों का 50% प्लस 1 यानी 51 या उससे अधिक मिलेगा तब। मान लिया जाए चुनाव हुआ, चुनाव में 100 मत पड़े, 100 मत में जो है 40 मत ए को, 20 मत बी को, 10 मत सी को, 15 मत डी को, बच कितना रहा है 15, अब 15 मत ई को, 15 मत ई को प्राप्त हुआ, टोटल जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। क्या इस कंडीशन में किसी को भी राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया जाएगा? नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में इस कंडीशन में किसी को भी विजेता घोषित किया ही नहीं जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता है। भले ही ए को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ हो, लेकिन फिर भी ए को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। और ए को इसलिए निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा क्योंकि कुल पड़े वैध मतों का 50% से अधिक मत मिला ही किसी को नहीं है, मिला ही किसी को नहीं है। और जब पहली वरीयता का मत गिना जाता है ना, जब काउंटिंग स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पहली वरीयता के मत को गिना जाता है, और पहली वरीयता के मत को गिन करके दिखला दिया जाता है कि फलना को इतना, चिलना को इतना, चिलना को इतना मिला है। अगर मान लिया जाए पहली वरीयता में किसी को 50% प्लस 1 नहीं मिला, तो इस कंडीशन में होता क्या है? तो इस कंडीशन में होता यह है कि यह देखा जाता है सबसे कम किसको मिला है। जिसको सबसे कम मिला होता है उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है, और कहा जाता है उसको कि अब अगले बार आइएगा चुनाव मैदान में। और उसके मत, उसको जो 10 मत मिला है, 10 लोग जिसने सी को प्रथम स्थान पे रखा है, उन 10 लोगों में यह देखा जाएगा कि उन 10 लोगों ने द्वितीय वरीयता में किसको रखा है, तृतीय वरीयता में किसे रखा है, चौथी वरीयता में किसे रखा है, पांचवी वरीयता में किसे रखा है। 10 लोगों में मान लिया जाए 10 में से 5 ने द्वितीय वरीयता में बी को रखा, 2 ने अगली वरीयता में ए को रखा, फिर आपको अन्य 2 ने अगली वरीयता में 2 को रखा, और फिर 1 ने जो है अगली वरीयता में ई को रखा। अब देखिए 40 2 42, 20 5 25, 15 2 17, 15 1 16, अभी भी किसी को 50% प्लस 1 प्राप्त नहीं हुआ। तो अब यह देखा जाएगा कि अब जितने बच रहे हैं 42 25 17 16 में सबसे कम किसको है। जिसको सबसे कम है उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और यह देखा जाएगा ई को सबसे कम है तो ई की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब 15 लोग जिसने ई को प्रथम वरीयता में रखा है, यह देखा जाएगा कि इसने अपनी द्वितीय वरीयता में किसे रखा है, तृतीय वरीयता में किसे रखा है, चौथी वरीयता में किसे रखा है, पांचवी वरीयता में किसे रखा है। इनकी वरीयता को देखा जाएगा। अब 15 में से पता चला 10 ने अपनी द्वितीय वरीयता में
बी को रखा है, एक ने ए को रखा है, बाद बाकी 4 ने सी को रखा है, सॉरी डी को रखा है, सॉरी डी को रखा है, डी को रखा है। अब गिना जाएगा 40 2 42 1 43, 20 5 25 10 35, 15 2 17 4 21। अभी भी किसी को नहीं मिला, तब यह देखा जाएगा कि एक व्यक्ति जिसने ई को द्वितीय वरीयता में रखा था, इसने तीसरी चौथी और पांचवी वरीयता में किसे रखा है। मान लिया जाए कि इसने अपने अगली वरीयता में बी को रखा है, तो इसका एक मत ट्रांसफर हो जाएगा यहां। अब भी देखा जा रहा है किसी को 50% प्लस नहीं, 50% +1 नहीं मिला है, तो यह देखा जाएगा कि अब जो बचे हुए 3 कैंडिडेट है उसमें सबसे कम मत किसको है। 42 1 43, 35 1 36, 15 2 17 4 21, 1 22 21। तो अब डी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और डी के मतों को ट्रांसफर किया जाएगा। देखा जाएगा कि 15 लोग डी को प्रथम वरीयता में रखा है, उन 15 लोगों ने द्वितीय वरीयता में किसको रखा है, तृतीय वरीयता में किसको रखा है। तो उसमें देखा गया कि डी को 15 लोगों ने जो प्रथम वरीयता में रखा, उसमें से 14 लोग ऐसे हैं जिसने अपनी अगली वरीयता में रखा है बी को, और 1 लोग ऐसे हैं जिसने अपनी अगली वरीयता में रखा है 1 को। इसके बाद फिर से काउंट किया जाएगा 40 2 42 1 43 1 44, 20 5 25 10 35 1 36, 14 50। अभी भी 50% +1 नहीं हुआ है। फिर डी को 2 लोगों ने अपनी द्वितीय वरीयता में रखा था, तो इन दोनों के मतों को देखा जाएगा। अगर मान लिया जाए 2 में से 1 ने द्वितीय वरीयता में बी को रखा है और 1 ने अगली वरीयता में ए को रखा है, तो अब देखिएगा गिनिएगा तो 50% +1 हो जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को 50% +1 मत नहीं मिल जाता है। तो देखिए, समझिएगा, मतदाता एक ही है, उसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को अपना मत दिया और उनका मत ट्रांसफर हो रहा है। मत एक ही है लेकिन ट्रांसफर हो रहा है। इसी को तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। मत एक ही है लेकिन इसका ट्रांसफर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में हो रहा है। पांचों उम्मीदवारों के बीच मत का स्थानांतरण हो रहा है। इसी को तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। और ध्यान रखें कि अगर मान लिया जाए मतदान होना शुरू हुआ, प्रथम वरीयता में ही किसी को 50% +1 मिल गया, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और भारतीय इतिहास में आज तक प्रथम वरीयता में ही विजेता घोषित हो गए। सिर्फ एक बार वर्ष 1969 में, 1969 में 1969 1969 में द्वितीय वरीयता की मतगणना करनी पड़ी। उसके अलावा कभी भी द्वितीय वरीयता की मतगणना नहीं करनी पड़ी। मत एक है लेकिन उसका ट्रांसफर एक से अधिक में हो रहा है। इसी को तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। दिमाग में गया? क्लियर है? चलिए, तो बोले थे ना, इसको समझाने में बहुत टाइम लगता है। हमको लगता है कि 1 घंटा 15 मिनट लगा है। 1 घंटा 15 मिनट। 5:45 बजे से, क्या बजे से पढ़ाना शुरू किए? 7 बजे से। अगर मान लिया जाए 7 बजे से पढ़ाना शुरू किए हैं, सॉरी 6 बजे से, 6 बजे से पढ़ाना शुरू किए हैं। आ तो गए थे हम 5:30 बजे, ठीक है। पढ़ाना शुरू किए हैं 6 बजे से, मान लिया जाए 6 बजे से, फिर भी 1 घंटा लग गया, 7 बज रहा है।
उस रोज अगर मान लिया जाए 1 घंटा इस पे दे देते तो आप लोग पगलाइए जाते हैं, कहते ही तो 3-4 अनुच्छेद में हो गया, इसलिए जो है उस रोज टाइम नहीं दिए थे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है हमने समझाने का प्रयास किया। अगर आप नहीं समझे हैं, अगर आप एकदम बरदराज हैं, एप्लीकेशन पर जाकर दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, या YouTube पे फ्री में डाला हुआ है, 72 बार देखिए, अपने समझ में आ जाएगा। अब आइए कंपटीशन में, ये जो 1 घंटा बके हैं, कंपटीशन में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। जो पूछा जा सकता है उतना मात्र को याद कर लेते हैं, या सबको याद कर लेते हैं, बाद में अवगत करवा देंगे कि फलना फलना चीज पूछा जाता है, जितना समझाएं। आइए बोर्ड पे, आइए। भारत में चुनाव कितने प्रकार से, कितने प्रकार से? पहला, दूसरा, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज के चुनाव कौन पद्धति के थे? तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत भारत में कौन कौन से चुनाव होते? वैसे चुनाव पद्धति जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए, वैसे चुनाव पद्धति जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो कुल परिवेद मतों का 50% से अधिक प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय। इस पद्धति के तहत भारत में कौन कौन से चुनाव होते हैं? भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव किस पद्धति के तहत होते हैं? चलिए आगे बताइएगा। किसी भी राज्य के एक एमएलए के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक बार इस फॉर्मूला को फिर से बताइए। किसी भी राज्य के एक एमएलए के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला, एक एमपी के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला, एक एमपी के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला फिर से बोलो। इसके बाद बताइएगा, सभी राज्य के एमएलए के मत का मूल्य एक समान या अलग अलग? आए, अलग अलग। लोकसभा और राज्यसभा के एमपी के मत का मूल्य एक समान या अलग? एक समान, एक समान। इसके बाद आगे बतलाइएगा, जो एमपी और एमएलए के मत का मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में निकाला जाता है, कौन वर्ष की जनगणना के आधार पर? 1971, 1900। क्लियर है ये बात? इसके बाद आगे बतलाइएगा, इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा आप कि सबसे ज्यादा कौन राज्य के विधायक के मत का मूल्य होता है? आए? उत्तर। सबसे कम, सबसे कम। क्लियर है ये बात? चलिए इसके बाद तो और कुछ है नहीं, ठीक है। ये सब तो समझाने वाला था, समझा दिए हैं। जितना बात याद करवाए हैं, इस सब बात याद रखना कंपटीशन के लिए जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 55 खत्म हुआ। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं।
प्रेसिडेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट में अभी बहुत कुछ है। हे कहाँ गए हो? थोड़ा चाय पिलाइएगा, तो थोड़ा चीनी कम कहिएगा डालने के लिए, चीनी कम, ठीक है, मीठा कर देता है बहुत ये सब। चलिए समझिए, है बैठिए। देखिए अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्ति। देखिए नोट में बात इधर उधर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, हम आपको समझा देंगे हर बात। नोट में बात आगे पीछे हो सकता है, तो अब ये मत कहिएगा कि सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़ाते, समझ गए? तो ये बरदराज टाइप का विद्यार्थी कहता है, बरदराज, जो एकदम शुद्ध बरदराज है। जहां पे जिसका जरूरत होगा उसको हम समझाते हुए जाएंगे, समझ गए? थोड़ा पानी पी लेते हैं। राष्ट्रपति खत्म कर देंगे आज, उसके बाद ये छोड़ेंगे। चलिए आइएगा, देखिए अब जो है अब तक के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक, अब तक के राष्ट्रपति से हम अवगत होंगे और उनकी कुछ ना कुछ विशेषता रही है। हर राष्ट्रपति की कुछ ना कुछ विशेषता रही है। हर राष्ट्रपति के विशेषता से संबंधित चीजों को समझेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद बच जाएगा राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्ति। उसके बाद राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्ति को पढ़ा देंगे, राष्ट्रपति खत्म, तब उपराष्ट्रपति की शुरुआत करेंगे। तो अगर बात की जाए तो देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो क्रम संख्या से देश के जो प्रथम राष्ट्रपति है, हल्ला नहीं करना है, मुंह बंद रखना है एकदम। जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अभी उठा करके पूछ देंगे देश का 8वां राष्ट्रपति कौन है बताइए तो, ठीक है, तो नानी याद आ जाएगा। अब प्रथम राजेंद्र प्रसाद है याद है तो एकदम अकबकाते रहते हैं, हल्ला एकदम नहीं, मुंह बंद, मुंह बंद मतलब मुंह बंद, ठीक है, हल्ला नहीं। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद। इनका जो कार्यकाल है वह है 1950 से 1962। अभी तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा है। 12 वर्षों का कार्यकाल रहा है राजेंद्र प्रसाद का, सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा है। और जो राजेंद्र प्रसाद हैं 1950 में राष्ट्रपति बने,
1950 में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसहमति से राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत किया। 1950 से 1952 ईस्वी तक राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्यों द्वारा मनोनीत राष्ट्रपति के तौर पर काम किए। पहली बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव 1952 में हुए। 1952 में जो पहली बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए, उस चुनाव में राजेंद्र प्रसाद खड़ा हुए और राष्ट्रपति का चुनाव राजेंद्र प्रसाद जीते। राजेंद्र प्रसाद पहली बार देश के निर्वाचित राष्ट्रपति वर्ष 1952 में बने। 1952 में बने और पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में ही हुआ है। 1952 में राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने, 52 से 57 तक रहे। फिर दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव 1957 में हुआ, उसमें भी चुनाव लड़े, उसमें भी बने वो। फिर 1957 से 1962 तक रहे। कुल मिलाकर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, उनके विषय में पहली विशेषता यह है कि अभी तक के इतिहास में राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा है। दूसरी विशेषता यह है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ये दोनों बात आपको याद रखना है। तो बताइए, यहां पर 3, 4, 5 फैक्ट है, याद भी करते जाना है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? राजेंद्र प्रसाद। कितने वर्षों का रहा है? 12 वर्षों का। कितने वर्षों का? कितने वर्षों का? लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने? कौन बने हैं? राष्ट्रपति के लिए पहली बार चुनाव कब हुए? कब हुए हैं? 1952। 1950 से 52 तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किसके द्वारा मनोनीत किए? संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। क्लियर है ये बात? इसके बाद देश के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल है 1962 से 1967। ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय तौर पर इनकी कोई भागीदारी नहीं रही है, लेकिन जब भारत की आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे तो ये भारत का नेतृत्व दार्शनिक तौर पर कर रहे थे, सांस्कृतिक तौर पर भारत का नेतृत्व कर रहे थे। भारत का नेतृत्व दार्शनिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया और ये एक दार्शनिक हुआ करते थे। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति बनने के ठीक बाद ये राष्ट्रपति बने। तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। इनके विषय में परीक्षा विशेष के संदर्भ में यह बात याद रखना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने हैं। और दूसरी बात यह याद रखनी है, देश के एकमात्र दार्शनिक राष्ट्रपति रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरी बात यह याद रखनी है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं रही है, परंतु देश का
सांस्कृतिक तौर पर प्रतिनिधित्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया है। और अगली बात यह कि इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। और तमिलनाडु राज्य के विषय में यह बात याद रखना है, अभी तक के इतिहास में देश को सबसे ज्यादा राष्ट्रपति तमिलनाडु राज्य ने ही दिया है। तमिलनाडु राज्य ने देश को 3 राष्ट्रपति दिया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके बाद आपको आर वेंकट रमन, और इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों राष्ट्रपति तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। देश को सबसे ज्यादा राष्ट्रपति देने वाला राज्य तमिलनाडु ही है। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। तो बताइए, देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन, इनका कार्यकाल क्या है? कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 लगातार बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने? देश के एकमात्र दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति भारत को देने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु राज्य ने कितने राष्ट्रपति दिए? कितने राष्ट्रपति? कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकट रमन और एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद देश के तीसरे राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं आपको जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल रहा है वह रहा है 1967 से 1969। जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं और ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि उपराष्ट्रपति भी बने हैं, ये भी उपराष्ट्रपति भी बने हैं। और साथ ही साथ ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, तथा राष्ट्रपति के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल जाकिर हुसैन का ही है। साथ ही साथ ये देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने हैं और क्रम संख्या से तीसरे नंबर के हैं। तो आपसे पूछा जाएगा देश के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने? कौन बने हैं? देश के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने? जाकिर हुसैन। आगे राष्ट्रपति के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है? देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, पद पर रहते हुए निधन हुआ, जाकिर हुसैन। इसके बाद देश के जो चौथे राष्ट्रपति हैं, देश के चौथे राष्ट्रपति बने हैं आपको वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने हैं और इनका कार्यकाल है 1969 से 1974। देखिएगा, अब यहां पर आप समझिएगा, आप एक बात जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। जब जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया तो कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम वीवी गिरी ने किया था, क्योंकि वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। तो वीवी गिरी ने कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। अब यहां पर वीवी गिरी के विषय में आप जानिए। वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव निर्दलीय लड़े थे, निर्दलीय। इन्हें किसी भी पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं था, लेकिन उस समय देश की सबसे बड़ी नेत्री या देश के उस समय की आयरन लेडी इंदिरा गांधी का समर्थन इनको प्राप्त था। इंदिरा गांधी का समर्थन इनको प्राप्त था वीवी गिरी को। इसी वजह से निर्दलीय होते हुए भी
वीवी गिरी चुनाव जीते थे। यह चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास में सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव रहा है। कांग्रेस अपना उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को बनाया था और कांग्रेस के तरफ से ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो नीलम संजीव रेड्डी को समर्थन नहीं दी थी, बल्कि वो समर्थन दी थी वीवी गिरी को। कुछ कांग्रेसी, इंदिरा गांधी को मानने वाले कांग्रेसी वीवी गिरी के पक्ष में मतदान किया और कुछ कांग्रेसी नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में मतदान किया। बहुत कम मतांतर से, 1% के आसपास, उससे भी कम। सबसे इंटरेस्टिंग राष्ट्रपति का चुनाव यही रहा है, सबसे कम मतांतर से चुनाव यही जीते हैं और देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति बने हैं। और इसी चुनाव में द्वितीय वरीयता के मत की गणना करनी पड़ी, द्वितीय वरीयता की मत की गणना पड़ी। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय वरीयता के मत से राष्ट्रपति बने हैं। इनके अलावे सभी प्रथम वरीयता के मत से ही राष्ट्रपति बन गए हैं। तो वीवी गिरी के विषय में परीक्षा विशेष के संदर्भ में जो बात याद रखना है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति, देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति, सबसे कम मतांतर से राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। कौन जीते हैं? इसके बाद द्वितीय वरीयता के मत से चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी। आगे समझिएगा अब आप। इसके बाद देश के जो अगले राष्ट्रपति बने हैं, देश के अगले राष्ट्रपति बने हैं आपको फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति के तौर पर इनका कार्यकाल है 1974 से 1977। ये संभवतः असम राज्य से बिलोंग करते हैं। ये भी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। इनका भी पद पर रहते हुए निधन हो गया। आज तक के इतिहास में मात्र 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। एक हैं जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। तो आज तक कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? कितने कितने? कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? कौन कौन है? इसके बाद देश के जो अगले राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है आपको नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल है 1977 से 1982। देखिए, जो नीलम संजीव रेड्डी है, जो नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम बात करें, राजेंद्र प्रसाद के अलावा 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव नीलम संजीव रेड्डी लड़े। राजेंद्र प्रसाद तो 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, दोनों बार जीत गए। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी 1 बार चुनाव हार गए और 1 बार निर्विरोध चुने गए।
1977 में जब नीलम संजीव रेड्डी दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विरोध में कोई राष्ट्रपति का चुनाव ही नहीं लड़ा, कोई राष्ट्रपति का चुनाव ही नहीं लड़ा, अर्थात निर्विरोध चुने गए। या इसको ऐसे भी समझिए, जैसे मान लिया जाए क्लास में शांति कायम रहे, इसको लेकर के हम एक मॉनिटर बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो हम यह कहेंगे कि कौन लड़का मॉनिटर का चुनाव लड़ सकता है और मॉनिटर बन करके जो है क्लास को शांत रख सकता है। बोलेंगे कौन कौन मॉनिटर का चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ना चाहते हैं। मान लिया जाए कि इसने कहा, ये लड़का कहा कि हम, और इसके अलावे कोई इनके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ, कहा ना वही उसी को सर्वसम्मति से मनोनीत कर दीजिए, अर्थात ये निर्विरोध मॉनिटर बन गए। लेकिन अगर मान लिया जाए, ये कहा हम बनेंगे, ये कहा हमू बनेंगे, वो कहा हमू बनेंगे, वो कहा हमू बनेंगे, तब फिर निर्विरोध नहीं हुआ, तब फिर चुनाव होगा, मतदान होगा, मतगणना होगी, जिसको ज्यादा मत मिलेगा, जिसको मानने वाले ज्यादा लोग होंगे, उनको फिर बनाया जाएगा। समझे? कुछ क्लियर है? तो निर्विरोध का मतलब समझ रहे हैं? जिसके विरोध में कोई खड़ा ना हो उसी को निर्विरोध कहा जाता है। तो नीलम संजीव रेड्डी जब दूसरी बार 1977 ईस्वी में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ। परीक्षा विशेष के संदर्भ में जो याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद के अलावे कौन एक और राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े? नीलम संजीव। कौन है? नीलम संजीव। इसके बाद अगली बात, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते कौन है? और अगली बात, नीलम संजीव रेड्डी जब दोनों बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे ना, तो दोनों बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले वे लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर थे, लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर थे, और दोनों बार लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिए और अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर के जो है राष्ट्रपति का चुनाव नीलम संजीव रेड्डी लड़े, नीलम संजीव रेड्डी लड़े। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। तो कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर है ये बात? राजेंद्र प्रसाद के अलावा 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव किसने लड़ा? निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीता, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद देश के जो अगले राष्ट्रपति बने हैं, आर वेंकट रमन, सॉरी आर वेंकट रमन नहीं, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह की अगर आप बात करेंगे तो इनका कार्यकाल है 1982 से 1987। पंजाब से बिलोंग करते थे ये, पंजाब से बिलोंग करते थे ये, और ये पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति। अरे लाइट नहीं जल रहा है जी बाहर का? अरे कहां रहता है यार तू लोग? काहे नहीं जला रहा है लाइट? है जल रहा है, हमको तो नजर नहीं आ रहा है। अजीब हाल है जी, कहां साला सब क्या बताए तू लोग को? ठीक है, जल रहा है जी, हमको कहां नजर आ रहा है को? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए आगे आइएगा, आगे समझिएगा। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह की अगर आप बात करेंगे तो ज्ञानी जैल सिंह पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं
जिन्होंने पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया है, जिन्होंने पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया है, इतिहास रच दिया। समझ गए क्या होता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो? आगे समझाएंगे जब राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति बतलाएंगे ना, तो वहां पर जो है हम आपको समझाएंगे। तो कौन ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बने हैं आर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल है 1987 से 1992। और आर वेंकट रमन की हम बात करें तो ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के आधार पर अपना आत्मकथा लिखा है, और इनके आत्मकथा का नाम है माय प्रेसिडेंशियल ईयर। माय प्रेसिडेंशियल ईयर। तो परीक्षा विशेष के संदर्भ में यह बात याद रखना है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के आधार पर अपनी आत्मकथा लिखी है। तो आर वेंकट रमन, जिनकी आत्मकथा का नाम है माय प्रेसिडेंशियल ईयर। तो कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो अपने कार्यकाल के आधार पर अपनी आत्मकथा लिखा? माय प्रेसिडेंशियल ईयर किसकी आत्मकथा है? आर वेंकट रमन। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बने हैं शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल है 1992 से 1997। इनका कार्यकाल है 1992 से 1997। और ये ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, राज्यपाल भी बने हैं और राष्ट्रपति भी बने हैं। लगभग सब संवैधानिक पद इन्होंने प्राप्त किया, शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद आगे है के आर नारायण। के आर नारायण, इनका कार्यकाल है 1997 से 2002। ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले 1 से लेकर 9 तक कोई भी देश के दलित राष्ट्रपति नहीं बने थे। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण बने हैं, केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका कार्यकाल है 1997 से 2002। तो कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी पद को ग्रहण? शंकर दयाल, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति। प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बने हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका कार्यकाल है 2002 से 2007। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और ये देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे हैं। मतलब एकमात्र वैज्ञानिक हुए जो राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किए। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। इसका शासनकाल 2007 से 2012। यह देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं। इनकी रचना है द कॉलिशन ईयर्स। इनकी रचना है द कॉलिशन ईयर्स, जो कि इनकी आत्मकथा भी है। और आपके बिहार दरोगा परीक्षा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, द कॉलिशन ईयर्स किसकी रचना है? प्रणब मुखर्जी। अगले रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 ये देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं। ये देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में जो है एक आयोग गठित किया गया था, कौन बात पर विचार विमर्श करने के लिए?
एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार विमर्श करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था। उस आयोग के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को ही बनाया गया था। याद रखिएगा, करंट के संदर्भ में बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछा जा सकता है, एक राष्ट्र एक चुनाव को निर्धारित करने को लेकर जो आयोग गठित किया गया, उस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रामनाथ कोविंद। इसके बाद क्रम संख्या से 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है तथा प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। दूसरी महिला तथा प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ओडिशा राज्य में इनका जन्म हुआ है। इनके विरुद्ध में खड़ा यशवंत सिन्हा हुए थे। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को पराजित कर राष्ट्रपति का चुनाव जीतने का काम की और देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आसीन हुई है, जो कि 2022 से लेकर अब तक जो है आपको अपने पद पर बनी हुई है। तो आइएगा, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति, वैज्ञानिक राष्ट्रपति, वैज्ञानिक राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। द कॉलिशन ईयर्स किसकी रचना? द कॉलिशन ईयर्स किसकी रचना? देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति, दूसरे दलित राष्ट्रपति। एक राष्ट्र एक चुनाव को गठित, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। किसको पराजित किया है? यशवंत, यशवंत। क्लियर है ये बात? चलिए अब आगे आ जाइएगा। अब यहां पर हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति के कार्य अधिकार और शक्ति। अब आगे नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ा दे कि नहीं पढ़ाएं? दीपेन को बुलाइए, कहिए लड़का चूज किया। बुलाइए 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 उसको। अरे बोले थे कैमरा चेक करने के लिए, आ गया मोबाइल पे। हाँ गार्ड को बुला लीजिए, तो ये सब हल्ला करेगा। टोटल गार्ड को बुलाइए, सबको, सब हल्ला करेगा। ऐसे ही लोग थोड़े मानेगा। ऑनलाइन वाले लोग नहीं पढ़ाएंगे, अब इससे आगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे। कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, कल खत्म होगा। आप लोग मूड खराब नहीं करते तो आज ही हम खत्म कर देते।
हल्ला कौन कर रहा है, पता कहाँ चल रहा है इसमें? अरे इधर है, इधर है। बताइए, इसमें आप तो देखे हैं कैमरा बढ़िया से, पूरा क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है। उधर इधर भी हल्ला कर रहा था। क्या था? इधर इधर आइए ना, आप हमको बतलाइए ना, छोड़िए ना, आप वहां से क्या बतला रहे? पूरा देखे हैं कैमरा? हाँ बताइए तो।